बिहार चुनाव में सीटों की खींचतान और महागठबंधन में उलझी हुई गांठों को सुलझाने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत आज पटना पहुंच रहे हैं, जहां वो तेजस्वी यादव के साथ मुलाकात करेंगे। फ्रेंडली फाइट वाली 11 सीटों को कम से कम संख्या पर लाने पर जोर होगा, क्योंकि अभी कुल 11 ऐसी सीटें हैं जिस पर महागठबंधन के सहयोगी दलों के बीच तकरार जारी है। तो आज के प्रोग्रेस के आधार पर कल महागठबंधन एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है और जिसके आधार में और जिसकी अगुवाई करेंगे तेजस्वी यादव, और 24 अक्टूबर को तेजस्वी यादव फिर बिहार का दौरा शुरू करेंगे। तो कुल 11 सीटें हैं जहां पर फ्रेंडली फाइट है और आज अशोक गहलोत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पटना पहुंच रहे हैं। तेजस्वी यादव से मुलाकात होगी और कल फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो फाइनल फैसला होगा उसका ऐलान कर दिया जाएगा। जितनी बातें कही गई है ना, वैसी स्थिति नहीं है। थोड़ी सीटों पर जरूर फ्रेंडली फाइट हो सकती है, बाकी कोई नहीं है। बिल्कुल हमने पूरी स्टडी कर ली है, सारा कुछ जो चल रहा है प्रोसेस वो आगे बढ़ रहा है। जल्दी वहाँ पे ऑल पार्टी गठबंधन वाले बैठेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और स्थिति स्पष्ट कर देंगे। जो आशंका मीडिया वाले पूछते रहते हैं नेता कौन होगा, गठबंधन की सीटें किसको कितनी मिली है, तमाम बातें आपको 1-2 दिन में मेरे ख्याल से जल्दी आपको इत्तला मिल जाएगी और तमाम जो जिस प्रकार से कंफ्यूजन पैदा किया ना वो समाप्त हो जाएगा। अलायंस के अंदर और दमखम के है कांग्रेस उतरेगी मैदान के अंदर। आरजेडी या कांग्रेस गठबंधन पूरा महागठबंधन दमखम के साथ मैदान में उतरेगा, ये मैं कह सकता हूँ। और महागठबंधन के सहयोगी दलों के बीच जारी खींचतान का नतीजा यह है कि बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन के 254 उम्मीदवार मैदान में आ चुके हैं। इसमें आरजेडी के 143 उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने अब तक 60 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। लेफ्ट पार्टीज की तरफ से 33, वीआईपी के 15 और इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के 3 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। जिन 11 सीटों पर गतिरोध है उनमें वैशाली, कहलगांव, नरकटियागंज, सुल्तानगंज, सिकंदरा, राजापाकड़, बिहार शरीफ, बछवाड़ा, करहगर, चैनपुर और बौराम जैसी 11 सीटें हैं जहां पर महागठबंधन में शामिल पार्टियां आपस में ही टकरा रही हैं। यह मामला गौरी बौराम सीट पर भी फंसा हुआ है। हालांकि इस सीट को लेकर वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सैनी को उम्मीद है कि यह मामला सुलझ जाएगा। वहाँ पे गलतफहमी हो गया था, उसको ठीक किया जा रहा है और वहाँ पे वीआईपी पार्टी की ओर से संतोष साहनी वहाँ पे उम्मीदवार हैं और महागठबंधन का इकलौता उम्मीदवार संतोष साहनी है। आपने देखा होगा कल राष्ट्रीय जनता दल का 143 अगर विधानसभा का लिस्ट अगर जारी हुआ उसमें गौरा बौराम उनके इसमें नहीं था। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि वीआईपी पार्टी का एक ही उम्मीदवार है संतोष साहनी और महागठबंधन का उम्मीदवार संतोष साहनी ही है। उम्मीदवार अफजल अली बता रहे हैं कि हमारे चुनाव प्रचार में तेजस्वी जी आएंगे। अब ठीक है, लालू जी ने भी लेटर जारी किया था उनके उम्मीदवारी को लेके। खैर वो सब हम लोग सेटल कर लेंगे, वो भी हमारे महागठबंधन के नेता है, इसमें कोई ज्यादा चिंता करने की बात नहीं। वो आने वाले समय में आप देखिएगा कि वीआईपी पार्टी के साथ रहेंगे। इधर प्रशांत किशोर ने भी बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सवाल उठाते हुए बीजेपी पर बड़ा इल्जाम लगाया। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि जनसुराज के 3 उम्मीदवारों के नामांकन वापस लेने की वजह बीजेपी की धमकी है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी को हार का डर सता रहा है और ऐसे में वो उनके उम्मीदवारों को धमकी दे रहे हैं। और प्रशांत किशोर ने चुनाव आयोग से जनसुराज के उम्मीदवारों को सुरक्षा देने के लिए भी कहा है। सरेआम लोकतंत्र की धज्जी उड़ाई जा रही है, सरेआम उम्मीदवारों को धमकी दी जा रही है, उनको घरों में बंद किया जा रहा है और बंद करने वाले लोग कोई स्थानीय नेता नहीं है, गुंडा बदमाश मवाली नहीं है, भारत सरकार के मंत्री। और ये मैं कह नहीं रहा हूं, ये आप चित्र देखिए, भारत के गृह मंत्री, उनका क्या लेना देना है मुटुर शाह से? मुटुर शाह से उनका क्या लेना देना हो सकता है? उनसे कोई पूछे कि आप इतने बड़े नेता हैं, भारत के गृह मंत्री हैं, दानापुर में जनसुराज के उम्मीदवार मुटुर शाह के साथ बैठकर आप क्या कर रहे हैं? उसको क्यों सबके साथ अपने दल के लोगों के साथ आपने घेरा हुआ है? और ये देखिए दूसरा सत्य प्रकाश तिवारी जी के साथ यहाँ के भारत के दूसरे मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बैठकर देखिए चाय नाश्ता कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब बताइए, कोई एक डॉक्टर हिम्मत करके बिहार की व्यवस्था को सुधारने के लिए खड़ा हुआ है, आप उसका हौसला अफजाई नहीं कर रहे हैं,
आप उसका विरोध कर रहे हैं, यहां तक तो ठीक है, लेकिन आप उसके घर पर बैठ के उस पर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक दबाव बना रहे हैं, उसको धमका रहे हैं, ये कहां तक ठीक है? और महागठबंधन में सीटों पर जारी खींचतान के बीच पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने बड़ा दावा किया है। मंगलवार को पटना साकेत पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने कहा कि एनडीए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, सिर्फ कांग्रेस ही उन्हें सम्मान देगी। पप्पू यादव ने दावा किया है कि सीएम नीतीश भी कांग्रेस में आना चाहते हैं, अगर वो कांग्रेस में आते हैं तो पार्टी उनका स्वागत करेगी। नीतीश जी चुनाव के बाद आपको लगता है कि इन लोगों के साथ रहने वाले हैं? आप चिंता मत कीजिए। क्या लग रहा है, लीव करेंगे वो? हाँ, लीव करेंगे वो चुनाव के बाद? नीतीश जी को सिर्फ कांग्रेस से सम्मान देगी, आप चिंता मत कीजिए। सीएम फेस का जो है चेहरा सामने नहीं आया। अरे सीएम फेस चुनाव के बाद देख लेंगे। जनता जब हम लोग से प्यार करती है ना, और जनता का आशीर्वाद मिल जाएगा। देखेगा कि कौन सीएम होगा बिहार का। सर, कौन भी आशीर्वाद देगा? आप लोग नीतीश कुमार के स्वागत के लिए तैयार हैं? हम तो, कांग्रेस तो हमेशा सम्मान करती है और स्वागत के लिए तैयार। उधर सीतामढ़ी की परिहार सीट से निर्दलीय उम्मीदवार ऋतु जायसवाल नॉमिनेशन भरने के बाद सभा करते वक्त फूट फूट कर रोने लगी। ऋतु जायसवाल ने कार्यकर्ताओं से एक भावुक अपील की, कहा कि लालू यादव और तेजस्वी से उन्होंने झोली फैलाकर समर्थन मांगा, लेकिन एक गद्दार को टिकट दे दिया। तो परिहार सीट से वर्तमान विधायक की हार की भविष्यवाणी भी कर दी। ऋतु जायसवाल ने कहा है कि आरजेडी की ऑफिशियल कैंडिडेट परिहार से जीतने नहीं जा रही हैं। दरअसल ऋतु जायसवाल 2020 में परिहार सीट से आरजेडी की कैंडिडेट रह चुकी हैं, लेकिन इस बार जब पार्टी ने ऋतु जायसवाल को टिकट नहीं दिया तो उन्होंने निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर अपना नामांकन भर दिया है। ऋतु जायसवाल ने सोमवार को नामांकन आखिरी दिन पर्चा दाखिल करते हुए कहा कि वो बहुत भावुक हैं और लोगों को संबोधित करते हुए रो पड़ी, और उन्होंने आरोप लगाया कि वो राजनीतिक साजिश की शिकार हुई हैं। परिहार से वो मुखिया रही हैं, आरजेडी की एक्टिव महिला कार्यकर्ता रहीं, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। मैं झोली फैला के बोलती लालू जी, मैं झोली फैला के बोलती तेजस्वी जी, मुझे परिहार दे दीजिए, मैं परिहार के बिना नहीं रह पाऊंगी। मैं, मेरे लोग, परिहार के लोग भी मेरे बिना नहीं रह पाएंगे। मैंने 10 साल में परिहार को जिया है। जब बाढ़ आया था मैं अपने पंचायत की मुखिया थी, लेकिन पंचायत में लोगों की मदद करने के लिए कोई नहीं आया। न जीता हुआ विधायक को देखा मैंने, न जो हार के गए थे रामचंद्रपुर में जी, उनको भी नहीं देखा मैंने। नहीं बोला, यहाँ के लोग तो ठगे गए हैं। न जीता हुआ बाढ़ में आया, न हारा हुआ बाढ़ में आया। यहाँ की जनता तो जिता के भी हार गई। यहाँ की जनता तो जिता के भी हार गई। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है बिहार के भागलपुर से, जहां पर जबरदस्त बवाल हुआ है। मुस्लिम समुदाय का उग्र प्रदर्शन हुआ है, दुकानों में तोड़फोड़ और लूटपाट की गई है, और इलाके में तनाव को देखते हुए फिलहाल पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। नीतीश, क्या हुआ है भागलपुर में, जरा डिटेल में बताइए। देखिए, शुरुआत हुई थी एक धार्मिक पोस्टर को जलाए जाने की घटना से। दीपावली की रात ये घटना हुई। सुबह जब लोगों की नजर पड़ी तो उसके बाद काफी संख्या में लोग सड़क पर आ गए, हंगामा करने लगे। उसके बाद पुलिस की तरफ से कोशिश की गई मामले को शांत करने की, और मामला शांत हो भी गया था। लेकिन एक बार फिर बाद में स्थिति बिगड़ गई जब एक धार्मिक स्थल पर लोगों ने हमला किया, और उसके बाद उसकी प्रतिक्रिया में फिर दुकानों में कुछ लूटपाट की घटना हुई, तोड़फोड़ और पथराव की घटना हुई है। तो फिलहाल पुलिस ने वहां काफी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी है। करीब 10 थानों की पुलिस को तैनात कर दिया गया है। रात में स्थिति एक बार फिर तनावपूर्ण हुई थी, और इसके बाद दो पक्ष के लोग जो है वो आमने सामने आ गए थे। लेकिन फिलहाल अभी पुलिस ने वहां काफी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया है, और पुलिस का कहना है कि इस मामले में जो भी लोग दोषी हैं उनकी पहचान कर कार्रवाई की जा रही है। दोनों पक्ष के जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं उनसे पुलिस बातचीत कर रही है, और चुनाव के ठीक दौरान जब इस तरह की घटना हुई है तो ज़ाहिर है पुलिस हर उस एंगल को देख रही है, क्या आखिर इस घटना के पीछे मकसद क्या है, क्या जानबूझकर इस तरह की घटना की जा रही है। इन सारे पहलुओं को पुलिस खंगाल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं भागलपुर की, जहां पर एक जबरदस्त टेंशन पैदा हो गया। बताया जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोग प्रदर्शन करने लगे, कुछ दुकानों में तोड़फोड़ की है, और इसके बाद अब मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।
और जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि दिवाली के दौरान बताया जा रहा है एक धार्मिक पोस्टर को जलाने के बाद ये पूरा विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद मामला सुलझ गया था। लेकिन एक धार्मिक स्थल पर हमला हुआ जिसके खिलाफ कुछ लोग विरोध प्रदर्शन करने उतरे तो उन्होंने फिर दुकानों में तोड़फोड़ कर दी और उसके बाद ये मामला ज्यादा बिगड़ गया और अब भारी तादाद में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है भागलपुर में। तो ये भागलपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिवाली की रात को एक धार्मिक पोस्टर कुछ लोगों ने जला दिया। ये खबर जब लोगों तक पहुंची तो फिर उसको लेकर के विरोध प्रदर्शन हुआ और फिर पुलिस ने मामले को सुलझा लिया, शांत करवा दिया। लेकिन एक बार फिर से बात भड़की है और कुछ लोगों ने सड़कों पर उग्र प्रदर्शन किया है। कुछ दुकानों में लूटपाट की भी खबरें मिल रही हैं। तो इस वक्त चुनावी राज्य बिहार से बड़ी खबर आ रही है भागलपुर, और भागलपुर में बताया जा रहा है कि फिलहाल थोड़ा तनाव पैदा हो गया इस इलाके में, जहां पर दो समुदायों के बीच बताया जा रहा है तनाव है और मुस्लिम जो समुदाय के लोग हैं उन्होंने उग्र प्रदर्शन किया है, दुकानों में तोड़फोड़ की है, जिसके बाद मौके पर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। हमारे संवाददाता ने हमें बताया कि दरअसल दिवाली की रात को एक धार्मिक पोस्टर को जलाया गया था और सुबह जब समुदाय के लोगों ने उसे देखा तो उसके बाद उनके बीच उग्र प्रदर्शन करने के लिए लोग सड़कों पे उतर आए और उस दौरान किसी तरह से मामले को शांत करा लिया गया था। लेकिन एक बार फिर से एक धार्मिक स्थल पर हमला हुआ जिसके जवाब में दूसरे समुदाय के लोगों ने दुकानों में तोड़फोड़ की थी और उसके बाद के हालात को इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर सड़कों के बीच में लोग आए हुए हैं और यहां पर नारेबाजी चल रही है। पुलिस भी मौके पर मौजूद है, लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है और फिलहाल जो तनाव है वो बरकरार है, लेकिन पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है ताकि जल्द से जल्द इस मामले को शांत कराया जा सके। चुनाव का माहौल है और ऐसे में इस तरह के घटना का होना काफी दुखद माना जा सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बिहार में इस वक्त आचार संहिता लागू है। बहुत जल्द 6 और 11 तारीख को पहले और दूसरे चरण का मतदान होना है। हर तरफ चुनाव प्रचार जोरों पर है। ऐसे में इस तरह की शरारत कौन कर रहा है? ये शरारत के पीछे कोई राजनीतिक साजिश तो नहीं? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस तलाशने की कोशिश कर रही है। आप देखिए, आज भी प्रदर्शन हुआ है जिसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को सड़कों पर उतारा गया ताकि हालात को सामान्य किया जा सके, हालात को बेहतर बनाया जा सके। तो दो तस्वीरें देख रहे हैं, एक रात की तस्वीर है और जिस वक्त ये घटना हुई थी उसके बाद मौके पर आप देखिए किस तरह से पुलिस फोर्स तैनात किया गया था और यहाँ पर पुलिस की पूरी फोर्स फ्लैग मार्च करती हुई नजर आ रही है, जिसमें आला अधिकारी भी मौजूद थे। तो रात के वक्त की ये तस्वीर देख रहे हैं और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि सुबह की तस्वीर जो आज के हालात है, आज भी बवाल हुआ है, लेकिन कल रात यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स उतार दिया गया था ताकि जो मामला है उसे शांत कराया जा सके और मामला शांत भी हो गया था। लेकिन एक बार फिर से बताया जा रहा है कि एक धार्मिक स्थल पर हमला हुआ जिसके बाद उसका जवाब देने के लिए लोग सड़कों पर उतरे और उसके बाद दुकानों में तोड़फोड़ की गई। तो फिलहाल तो मामला अभी भी तनावपूर्ण है, लेकिन कल रात जिस वक्त ये घटना हुई थी, जब उग्र प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद मौके पर बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स पहुंचे, आला अधिकारी पहुंचे और मामले को शांत कराने की पूरी कोशिश की गई। रैपिड एक्शन फोर्स को उतारा गया, फ्लैग मार्च भी निकाला गया। और यदि आपको किसी प्रकार का मिस इन्फॉर्मेशन मिलता है तो तत्काल हमें सूचित करें, मौके पर पुलिस को तत्पर करेंगे। जब तक किसी भी सामान्य नहीं हो जाती तब तक बल्कि पुलिस रहेंगे, हमारे पास पर्याप्त संख्या में बल है। अगली बड़ी खबर भी बिहार से है। बिहार में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा। चुनाव से पहले ताबड़तोड़ क्राइम हो रहे हैं। गया और पटना के बाद अब मधुबनी से खबर है, जहां एक महादलित समुदाय के 13 साल के बच्चे आदित्य चौपाल का पहले अपहरण हुआ और फिर उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। और मृतक थाने में कार्यरत चौकीदार शिबू चौपाल का बेटा था, जो 13 अक्टूबर से ही लापता था। परिजनों ने 15 अक्टूबर को थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद से पुलिस जांच में भी जुटी थी। और इसी बीच आदित्य के पिता के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 25 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई और धमकी दी गई कि पैसे नहीं देने पर बेटे की हत्या कर दी जाएगी। अब इसके बाद खेत से आदित्य का शव शत-विक्षत हालत में मिला। 13 तारीख को बच्चा गैब, मेरा बच्चा गैब हुआ। इसके बाद 2-3 दिन खोजे, हम जहाँ तहाँ खोजे, नहीं मिलने पे कोई एफआईआर गुमशुदा करवाया थाना में। आईडी जो इसके बाद उस आईडी पे, इंस्टाग्राम आईडी पे फिरौती का मांग किया।
कि 25 लाख रुपया दो, नहीं तो बच्चा तो करेंगे, मार देंगे, फाड़ देंगे, पार्सल कर देंगे। 15 तारीख के बाद FIR दर्ज हुआ और 19 तारीख को बच्चे का लाश मिला। उसमें फिरौती मांगा गया 25 लाख की, जिसमें 20 लाख रुपए स्कैनर के थ्रू और 5 लाख रुपए कैश नहीं देने पर बच्चा के नियंत्रण प्रक्रिया से उसका हत्या कर दी। तो इस पूरे मामले पर जो आरोप लगा है वो है गांव के सरपंच मोहम्मद जिलानी पर। आरोप लगा है कि अपहरण के बाद हत्या की गई है। वहीं मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस का दावा है कि बच्चे का मर्डर गांव के सरपंच मोहम्मद जिलानी ने करवाया है। मोहम्मद जिलानी अवैध शराब का कारोबार करता है, जिसकी शिकायत आदित्य के पिता ने की थी। इसलिए सरपंच ने बच्चे की हत्या की साजिश रची। तो पुलिस टीम के द्वारा जब घटनास्थल का विजिट किया गया है तो वहां से काफ़ी एविडेंस मिले हैं, जिसके आधार पर हम इन सभी लोगों पे कार्रवाई करेंगे। देखिए, पूछताछ में यह भी पता चला है कि जो थाने के चौकीदार हैं, इनके द्वारा जब पुलिस के द्वारा थाने में कोई गाड़ी पकड़ी जाती थी, मोटरसाइकिल पकड़ी जाती थी या कोई शराब की गाड़ी पकड़ी जाती थी, तो ये जो सरपंच है जिलानी, ये फ़ोन करके कहता था चौकीदार को कि आप गाड़ी को छुड़वा दीजिए या किसी प्रकार की अनुचित ये कार्य करने के लिए बोलता था, जिसमें चौकीदार साफ साफ मना कर देता था। इस वजह से इसको उस चौकीदार के प्रति एक अदावत थी, एक मन में एक खुन्नस की भावना थी और उसी के चलते इसने इस प्रकार का जो षड्यंत्र है वो रचा है। पुलिस को जांच में ये भी पता चला है कि जो मुख्य अभियुक्त है मोहम्मद जिलानी सरपंच है, ये आज से करीब 5 साल पहले भी एक व्यक्ति है मोहम्मद जब्बार, उसकी इसने सर पे मार करके हत्या कर दी थी। उस केस में भी ये जेल में जा चुका है। तो ये पुराना अपराधी है और ये इस टाइप की घटनाएं पहले भी कर चुका है। मधुबनी में 13 साल के लड़के की हत्या पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोला। गिरिराज सिंह ने कहा कि जब किसी समुदाय विशेष के लोगों पर अत्याचार होता है तो कांग्रेस या उसके सहयोगी दल फौरन वहां पहुंच जाते हैं, और जब हिंदू को के समुदाय विशेष के लोग मारते हैं तो वो खामोश रहते हैं। जब किसी दलित का और हिंदू के द्वारा होगा तो वहां पर राहुल गांधी चले जाएंगे, अखिलेश यादव चले जाएंगे, तेजस्वी यादव चले जाएंगे, लेकिन जो ही नाम आएगा मुसलमान का, वहां इनकी नींद नहीं खुलेगी। और ये दुर्भाग्य है और इसी को ये हिंदू मुसलमान कहते हैं। मैं हिंदू मुसलमान में नहीं ले, आपकी सोच में हिंदू और मुसलमान है। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें केंद्रीय मंत्री गुनगुनाते नजर आ रहे हैं, बुर्का बुर्का मत चिल्लाओ, बुर्का तो उठेगा ही और गाना गाओ। और पर्दा जो उठ गया तो सब भेद खुल जाएगा। हाय तौबा करके मुसलमानों के वोट को लेने के लिए ये हमको बदनाम कर रहा है। इतना ही कहा कि चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहिए कि चुनाव आयोग ने आंगनबाड़ी को बुर्का उठाने के लिए जिसको शंका होगा रखे। मैं धन्यवाद देता हूं और मैं कहता हूं अपोजिशन से, आप क्यों डरते हो? गाना नहीं है, पर्दा जो उठ गया तो सब भेद खुल जाएगा। ये बुर्का के नाम पर फर्जी वोट डालने वाले हैं, ये नहीं चलेगा। अब तो वही होगा जो होते रहा है। दिल्ली एनसीआर में दिवाली के बाद से पोल्यूशन ने टेंशन बढ़ा दी है। जहां दिल्ली एनसीआर का AQI खराब श्रेणी में है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 300 के पार है। द्वारका में 375, आनंद विहार में AQI 355, ITU में 362, अक्षरधाम के इलाके में 360 AQI लेवल रहा। इसके अलावा नोएडा में 300 और गाजियाबाद में 290 के आसपास दर्ज हुआ। अब जिस वजह से ग्रैप 2 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं क्योंकि बहुत ही खतरनाक श्रेणी में पहुंच चुका है इस वक्त एयर पॉल्यूशन। अब सड़क पर कम से कम गाड़ियों को इजाज़त मिलेगी और BS6 गाड़ियां ही अब दिल्ली में जा पाएंगी। निर्माण कार्यों पर रोक लगेगा, साथ ही धूल और धुएं को कम करने के लिए खास उपाय भी किए जा रहे हैं।
दिल्ली एनसीआर में आज एक बार फिर से हवा की गुणवत्ता का स्तर बेहद खराब श्रेणी में है। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर पर हम मौजूद हैं, जहां पर हवा की गुणवत्ता का स्तर 342 है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है। ऐसे ही कई और इलाके हैं जहां पर अभी भी AQI बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली के आनंद विहार की बात करें तो वहां पे 355 है AQI, बवाना में 376 है, आया नगर में 344 है। वहीं दिल्ली के ITO की अगर बात करी जाए तो 362 है AQI, यानी कि हवा की गुणवत्ता का स्तर बेहद खराब हो चला है दिल्ली एनसीआर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको पतली लेयर दिख रही होगी स्मॉग की। और साथ ही साथ अगर नोएडा की बात करें, दिल्ली से सटे नोएडा में भी हवा की गुणवत्ता का स्तर बेहद खराब है। AQI 300 के पास बना हुआ है। और इस सब के मद्देनजर दिल्ली में ग्रैब 2 भी लागू कर दिया गया है। ग्रैब 2 में कई सारी शर्तें होती हैं, जैसे कि सड़कों की सफाई करना, धूल का नियंत्रण करना, साथ ही साथ सार्वजनिक परिवहन में वृद्धि करना और कचरा खुले में जलाने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। साथ ही अब साथ डॉक्टर्स का ये कहना है कि अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क लगाएं। काफ़ी लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, आंखों में जलन हो रही है और कई सारी सांस से संबंधित बीमारियों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं दिल्ली के अस्पतालों में भी सांस संबंधित मरीजों में इजाफा हुआ है। और दूसरी तरफ दिल्ली में दिवाली पर हुए वायु प्रदूषण को लेकर अब सियासत भी जोरों पर है। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इल्जाम लगाया कि आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार किसानों को जानबूझकर पराली जलाने के लिए उकसा रही है, ताकि दिल्ली की हवा और जहरीली बने और ये सरकार पर आरोप लगा सकें। आम आदमी पार्टी जानबूझकर जो किसान नहीं पराली जलाना चाहते उनको जबरदस्ती पराली जलाने को मजबूर कर करके उनके मुंह बांधकर पराली जलवाई जा रही है। ये देखिए तरनतारन की है, ये बठिंडा की है और सब में एक चीज कॉमन है। सब में कॉमन क्या है? इन सबके मुंह बांधकर इनसे जलवाई जा रही है। किसान पराली नहीं जलाना चाहता, लेकिन किसानों को कहा गया और ये सारा माहौल बनाने के लिए उनके बकायदा मुंह पे कपड़े बांधे गए और देखिए कपड़े बांधकर उनसे मुंह से पराली जलवाई जा रही है, ताकि दिल्ली के अंदर इस पराली का असर हो